Hello class 8. Today we are going to study chapter number 9 in history, women, caste and reforms. In this section we study about the position of the women, situation of the women's and the status of women in the society before the 19th century and during the 19th century, or what are the different types of caste and their reforms. If you heard about the middle class families, girls, before 100 years ago, 200 years ago, they are very liberal because on growing up, many of them go to colleges and universities and take up jobs. After that, they have to be adults before they are legally married. And according to law, they can marry anyone they like from any caste and community, and widows can remarry too. All women, like all men's, and can vote and stand for elections. Of course, these rights are not actually enjoyed by all. Poor people have little or no access to education, and in many families, women cannot choose their husbands. 200 years ago, things were very different. Most children were married off at an early age. बच्चों, आज से 200 साल पहले औरतों की स्थिति बहुत अच्छी हुआ करती थी हमारे देश में। जो मिडिल क्लास की जो औरतें होती थी वो लगभग बड़े होने के बाद में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ती थी। उसके बाद में वो अपना लीगली मैरिज करती थी। मैरिज करने के बाद में वो किसी भी कास्ट के व्यक्ति से मैरिज कर सकती थी कम्युनिटी में, और जो विडोज़ होती थी कम्युनिटी में उनको भी विधवा पुनर्विवाह करने का अधिकार प्राप्त था। सारे वीमेंस को सभी आदमियों के बराबर अधिकार प्राप्त थे और मेंस के बराबर। लेकिन इसमें बहुत सारी पुअरर फैमिलीज थी, जो गरीब लोग थे, वो उनकी औरतें जो है पूरा कम्प्लीटली जो है अपने राइट्स का इस्तेमाल नहीं कर पाती थी। 200 साल पहले जो थिंग्स थी वो बहुत चेंज हो चुकी हैं। इसमें जो अर्ली एज में लोगों की शादियां कर दी जाती थी, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों में ही मैरिज जो है वो जो हिंदू और मुस्लिम में जो बहुपत्नी विवाह चला करता था, और जब कभी कोई महिला जो है विधवा हो जाया करती थी तो उसके लिए डेथ चूज़ की जाती थी, यानी कि वो खुद ही फ्यूनरल पायरी में अपने आप को अपने हस्बैंड के साथ जला लिया करती थी, और उसको सती प्रथा का नाम दिया गया था, और सती उसको सती माता बोला जाता था। और ये एक वर्चुअस राइट होता था जिसमें कि औरतों को उसके पति के मरने के बाद उनको जीने का अधिकार नहीं दिया जाता था। अब आता है कि ये डिफरेंस क्या था। मैन और वीमेन वर नॉट द ओनली वंस इन सोसाइटी। मैन और वीमेन एक जैसे नहीं थे। सारे लीगल राइट जितने भी थे वो मैन के थे, वीमेंस के कुछ भी नहीं थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय, जिनको अपर कास्ट कंसीडर करते थे उस समय, ट्रेडर्स, मनी लैंडर्स वगैरह हुआ करते थे, वैश्य भी बोलते थे उनको। तो पीजेंट्स और आर्टिसन उसके बाद आते थे, वीवर्स और पॉटर्स। इनकी स्थिति बड़ी पुअर होती थी। और उसके बाद अपर कास्ट के लोग जो थे वो अनटचेबिलिटी मनाते थे, और जो शूद्र के लोग होते थे, जो छोटी जात के लोग होते थे, उनको छूना पसंद नहीं करते थे। उनको जैसे कि मंदिरों में एंट्री उनको नहीं मिलती थी, वाटर वगैरह जो है वो कुएं से नहीं निकाल सकते थे, अपर कास्ट के लोगों के कुएं से बात नहीं कर सकते थे किसी भी तालाब में जहाँ पर अपर कास्ट के लोग नहाते थे। तो इस तरह के बहुत सारे मिथ्स थे समाज में। अब चेंजेस वगैरह जैसे आए कि जैसे जैसे अर्ली 19th सेंचुरी आया तो बहुत सारे डिबेट्स और डिस्कशन से पता चलता है कि सोशल कस्टम्स और प्रैक्टिसेस जो थी उसमें न्यू कैरेक्टर उभर के सामने आता है। इसमें कम्युनिकेशन का न्यू फॉर्म आया, लोगों को प्रिंटिंग मीडिया मिलने लग गया, और बुक्स वगैरह, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, लीफलेट्स, पैम्फलेट्स छपने लग गए, जिससे कि जो कि सस्ते दरों पर लोगों को एसेसेबल और अवेलेबल होते थे, जिससे कि वो लोग पढ़ने लग गए। मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। ये सब जनरल्स, बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स पढ़ने के बाद में लोगों को सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस डिबेट्स में शामिल होने का मौका मिलता था। उनको अपना आइडियाज़ को शेयर करने का मौका मिलता था। न्यू सिटीज़ वगैरह में जहाँ पर भी सोशल चेंजेस होते हैं, जहाँ पर भी पब्लिक्स के बीच में बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स आ गए थे, सोशल चेंजेस होने लग गए थे। इसी डिबेट को आगे बढ़ाते हुए बहुत सारे रिफॉर्मर्स आए थे जो समाज सुधारक थे, जिसमें सबसे पहला नाम था राजा राममोहन रॉय। ये 1772 में से 1833 तक रहे। इन्होंने एक रिफॉर्म किया था जिसको कहते हैं ब्रह्म समाज, और ब्रह्म सभा का वो किया था, स्थापना की थी ब्रह्म समाज की कलकत्ता में। और पीपल सच एज राजा राम मोहन राय वाज डिस्क्राइब्ड एज रिफॉर्मर्स। लोग इनको समाज सुधारक के नाम से जानते हैं क्योंकि इन्होंने समाज में कुछ आवश्यक सुधारों को अनुभव किया, और उन्होंने डिमांड की अंग्रेजी सरकार से कि हमारे समाज में सुधार होना चाहिए, खासकर औरतों की स्थिति में। ठगी प्रथा का अंत करवाया इन्होंने, सती प्रथा का अंत करवाया, और इन्होंने जो है लोगों को ये नॉलेज दी कि अगर हम वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ें, यानी कि अगर हमें इंग्लिश का ज्ञान हो जाए तो हम बहुत सारे साइंस के वगैरह की नॉलेज से भी हम रूबरू हो सकते हैं, और ग्रेटर फ्रीडम और इक्वालिटी ऑफ फॉर वुमेन के लिए हमारे लिए वेस्टर्न एजुकेशन को जानना बहुत ज़रूरी है।
कि वीमेन भी जो है किचन से बाहर निकल के एजुकेशन की तरफ जा सकती हैं। चेंजिंग द लाइव्स ऑफ विडोज़ की लाइफ्स को चेंज करने के लिए इन्होंने बहुत बड़ी कैंपेनिंग भी की। और इन्होंने आगे जा कर के विधवा विवाह को मान्यता दिलवाई। 1829 में सती पर बैन लगा दिया गया। इन्हीं के मतलब इन्होंने ही राजा राम मोहन रॉय ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, जिसे 1829 में सती प्रथा को बैन कर दिया गया। इन्होंने संस्कृत और पर्शियन के अलावा इंडियन और यूरोपियन लैंग्वेजेस को भी पढ़ाने पर दबाव बनाया सरकार पे और लोगों पर भी। जहाँ पर भी ये चाहते थे, मतलब जो सोशल रिफॉर्मर्स होते थे उस समय के, वो ये चाहते थे कि कोई भी ऐसी प्रैक्टिस जिसमें समाज की हानि हो उसको बाकायदा चाहे वो भले ही पुरानी सभ्यता और संस्कृति से चली आ रही हो, उसको हटा दिया जाए और उसकी जगह हमारा नया ट्रेडिशन डेवलप हो। इसी क्रम में एक नाम और आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। ये पुराने टेक्स्ट में मिलता है। इनका नाम 1856 में इन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट लाया था और उसको परमिट भी करवाया था कि विधवा पुनर्विवाह, इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो विडोज़ लोग होते हैं उनकी, मतलब जो विधवा महिलाएं होती हैं उनकी रीमैरिज कराने पर बहुत लोगों ने अपोजिशन व्यक्त किया था। तो इनकी अपोजिशन के खिलाफ अपोजिशन जो है विद्यासागर जी ने की थी। और उन्होंने कहा था कि जिस समाज में विधवा लोगों को पूरा उनका अधिकार नहीं आता है, उस समाज को बॉयकॉट कर देना चाहिए। और लगभग 19वीं सेंचुरी के सेकंड हाफ में विडो रीमैरिज एक्ट जो है बहुत तेज़ी से फैला। तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ जितने भी थे, मद्रास प्रेसिडेंसी, वीरासालिंगम, पंटालू वगैरह, यहाँ पर इन्होंने इनके साथ में मिलकर के विडो रीमैरिज एक्ट इन्होंने बनवाया। और कई सारे बुद्धिजीवी लोग थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, रिफॉर्मर्स थे, बॉम्बे प्लेज, उन्होंने बाकायदा इनका साथ दिया। और इन्होंने नॉर्थ साइड में मुंबई के स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक आर्य समाज की स्थापना की थी, जिसमें विडो रीमैरिज को दोबारा इन्होंने सपोर्ट किया। तो इनके इस आइडिया से जो हमारी कंजर्वेटिव सोसाइटी थी वो उसने जो है इस न्यू लॉ का पहले तो बहुत विरोध किया, लेकिन उसके बाद में उसको मान्यता दिलाई। धीरे धीरे गर्ल्स भी स्कूल जाने लग गई। कलकत्ता में विद्यासागर जी ने बहुत सारा रिफॉर्म किया, बहुत सारा सुधार किया। और बॉम्बे में कई सारे स्कूल्स खोले गर्ल्स के लिए। इन्होंने कहा था कि अगर लड़कियों को एजुकेशन मिलेगी तो वो एक अच्छी मतलब दो फैमिलीज़ का सपोर्ट कर सकती हैं। इसी क्रम में एक राज सुंदरी देवी थी जिन्होंने सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ नाम की बुक लिखी थी। इन्होंने धीरे धीरे जो है औरतों के जीवन में भी एक चिंगारी फूंक दी और एक कैंडल जला दी है कि इन्होंने ये बताया कि ज्ञान की ज्योति कैसे जलाई जाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण राज सुंदरी देवी मानी जाती हैं, क्योंकि इन्होंने फिर महाराष्ट्र में एक लेडी थी ज्योतिराव फूले, और पंजाब में आर्य समाज की स्थापना फिर हुई। इन्होंने पंजाब में भी आर्य समाज की स्थापना कराई, महाराष्ट्र में ज्योतिराव फूले ने कराई। नॉर्थ इंडिया में जो एरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम फैमिली होती थी वो लोग वीमेंस को पढ़ाना पसंद नहीं करते थे, तो उनको पढ़ाने लिखाने का ज्ञान अरेबिक लैंग्वेज में मिले, जिससे वो कुरान को रीड कर सकें। और दे वर टॉट बाय द वीमेन हु केम होम टू टीच। मतलब जो मुस्लिम हाउस होल्ड में, जो फैमिली में ये जो एक लेडी रहती थी जिसका नाम था मुमताज़ अली, ये अरबी भाषा में औरतों को उन्होंने पढ़ाने लिखाने का काम भी किया, वीमेंस एजुकेशन पे ध्यान दिया। अब वीमेन राइट अबाउट वीमेन, धीरे धीरे जब औरतों को पढ़ने लिखने का ज्ञान हो गया तो उसके बाद में क्या हुआ कि अब मुस्लिम वीमेन में एक आती हैं बेगम ऑफ भोपाल की एक बेगम है जिन्होंने बहुत नोटेबल वर्क किया है और इन्होंने वुमेंस एजुकेशन को प्रमोट भी किया। दे फाउंडेड अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स एट अलीगढ़। इन्होंने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राइमरी स्कूल खोला। और दूसरी एक रिमार्केबल वीमेन है बेगम रुकैया शेखावत हुसैन। इन्होंने मुस्लिम गर्ल्स कॉलेज की स्थापना की पटना और कलकत्ता में। शी वॉज अ फियरलेस क्रिटिक ऑफ कंजर्वेटिव आइडियाज़। ये बहुत निडर होकर के कंजर्वेटिव आइडियाज़ वाले लोगों का अपोज करती थी, उनके साथ आर्ग्यूमेंट करती थी। और जो रिलीजियस लीडर हुआ करते थे उस समय के, जो धार्मिक कट्टरपंथी होते थे, उन्होंने कई बार वीमेंस की जो प्लेस थी वो इन्फीरियर घोषित की थी। इन्होंने अपने बहुत सारे रिफॉर्म्स के द्वारा और मेहनत से 1880s में भारत की औरतों को जो है यूनिवर्सिटीज़ में एंट्री दिलवाई, और जिससे कि भारत की औरतें भी डॉक्टर बन सकें, टीचर बन सकें। इन्होंने बहुत कुछ औरतों के बारे में लिखा भी है। ताराबाई शिंदे एक वीमेन है जिन्होंने पूना में एक पब्लिशिंग हाउस निकाला था और इन्होंने एक बुक लिखी थी स्त्री
प्रसूत तुलना, स्त्री पुरुष तुलना में इन्होंने विमेन और मैन दोनों का बीच में कंपैरिजन लिखा है, और इसके साथ साथ मैन और विमेन के बीच में कोई सोशल डिफरेंसेस जितने होते हैं उनको क्रिटिसाइज करते हुए लिखा है। पंडिता रमाबाई एक बहुत बड़ी संस्कृत की ग्रेट स्कॉलर हुई। इन्होंने बहुत कुछ महसूस किया है हिंदुज़म कि हिंदुज़म में बहुत बार क्या होता है कि विमेंस को दबाया जाता है और विमेन को दबा करके उनको सारे अधिकारों का हनन किया जाता है। तो उस पर इन्होंने बुक लिखी थी, मिजरेबल लाइव्स ऑफ अपर कास्ट हिंदू वीमेन, की अपर कास्ट की जो हिंदू वीमेन है उनकी बहुत ही दुख भरी लाइफ। शी फाउंडेड अ विडो होम एट पूना। इन्होंने पूना में एक विधवा आश्रम भी खुलवाया है जिसमें कई सारी विधवाओं को इन्होंने शेल्टर दिया, जो वैसी विधवाएं जो कि अपने हस्बैंड के द्वारा बहुत ज़्यादा पीटी जाती थी और उनसे बहुत ही ज़्यादा बुरा बर्ताव किया जाता था, तो उनको ये शेल्टर देती थी, उनको इकोनॉमिकली सपोर्ट भी करती थी। और जितने लोग रूढ़िवादी विचारधारा रखते थे औरतों के प्रति, उनकी रूढ़िवादी विचारधाराओं को भी उन्होंने ख़त्म करने की बड़ी कोशिश करी। और हिंदू कल्चर में जो कुछ ऐसी फैमिलीज़ भी होती जिसमें ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स भी इनसे बहुत डरते थे, और वहाँ पर भी इनके इम्पैक्ट को देखने को मिलता है। कई सारी इन्होंने बुक्स लिखी हैं, मैगजीन्स लिखी हैं, स्कूल ट्रेनिंग सेंटर्स खोले हैं। वीमेंस के एसोसिएशन में 20वीं सेंचुरी में इन्होंने बहुत सारा काम भी किया है। इन्होंने राइट टू वोट के प्रति भी औरतों को जगाया। 1920 के सोशलिस्ट मूवमेंट में भी इन्होंने बहुत बड़ा काम किया पंडिता रमाबाई ने। 12वीं सेंचुरी में जो लीडर्स थे जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने इनकी डिमांड पर इक्वालिटी और फ्रीडम वीमेंस के लिए भी डिमांड की। और जितने भी हमारे राष्ट्रीय लीडर्स हुए जैसे कि सफरेज, उन्होंने सभी लीडर्स ने मिलकर के इन्हीं रमाबाई की आवाज़ पर ही सभी औरतों के लिए और सभी आदमियों के लिए समान रूप से जो है वोट देने का अधिकार भी ब्रिटिश सरकार से मांगा। एंटी ब्रिटिश रूल स्ट्रगल। कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म्स की हम बात करेंगे तो इसमें ऐसा था कि बहुत जगह ऐसा होता था कि जो बहुत ही पिछड़ी जाति के लोग होते थे उनके साथ में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था समाज में। तो इसमें एक बनाया गया था प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज में भक्ति आंदोलन के समय से ही जो अपर कास्ट के लोग होते थे वो स्पिरिचुअल इक्वलिटी की बात नहीं करते थे, तो इसमें पूरी सारी कास्टों के द्वारा स्पिरिचुअल इक्वलिटी की बात की गई। प्रार्थना समाज ने कहा कि सभी धर्म और जाति के मानने के लोग जो भी होते हैं, जो चाहे वो अपर कास्ट के चाहे लोअर कास्ट के, सभी लोग स्पिरिचुअली इक्वल हैं। बम्बई में प्रार्थना जो परमहंस मंडली एक स्थापित की गई 1840 में, जिसने जाति प्रथा का अंत करने के बारे में सोचा, और उन्होंने कहा कि जाति प्रथा का अंत होना चाहिए। बहुत सारे रिफॉर्मर्स भी इस एसोसिएशन में आए। अपर कास्ट के लोगों ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध भी किया, लेकिन फिर भी अपर कास्ट के बहुत सारे लोगों ने इस मीटिंग को भी ज्वाइन किया। और उन्होंने ये महसूस किया कि जो छोटी कास्ट के लोग होते हैं उनको कई सारी हमारे समाज में टैबूज़ हैं जिसके आधार पर, जैसे कि फूड, उनको अपने साथ खाना नहीं देते, टच नहीं करने देते, और ये सब प्रिजुडिस हैं जो कि हमारी लाइफ में जनरली हम लोग मनाते ही हैं, तो ये हमें नहीं मनानी चाहिए। इसी तरह से क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने भी कई सारे स्कूल्स खोले ट्राइबल ग्रुप के लिए, लोअर कास्ट चिल्ड्रंस के लिए, और इससे बहुत बड़ा चेंज लाया ये वर्ल्ड में। उसी समय पुअर बिगैन लिविंग देयर विलेजेस। हाँ, इसमें जो गरीब जनता थी वो गांव छोड़ छोड़ के अब नौकरी की तलाश में बाहर सिटीज़ में आती थी। कई सारी फैक्ट्रीज़ वगैरह में जॉब्स ढूंढने के लिए म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह के पास जाती थी। तो कई सारे थिंकर्स उस समय हुए जिन्होंने जो मजदूर थे, जो लोग माल भाड़ा वगैरह ढोते थे, बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्शन कराते थे, सिटीज़ को क्लीन करते थे, कुलीज हैं, डिगर्स हैं, कैरियर्स हैं, ब्रिकलेयर्स हैं, ये जैसे मिट्टी के ईंटें बनाने वाले स्वीपर्स हैं, क्लीनर्स हैं, प्लैंक्वेल बियर्स हैं, रिक्शा पुलर्स हैं, ये सब लेबर्स थे। तो इनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव होता था। तो असम, मॉरिशस और त्रिनिदाद और इंडोनेशिया में इनके लिए बाकायदा एक पूरा प्लांटेशन भी डेवलप किया गया है, और साथ साथ जो है वर्क इन द न्यू लोकेशंस वर ऑफन वेरी हार्ड। इनके लिए बहुत दिक्कत हुई आगे जा कर के, तो लेकिन पुअर पीपल्स जो कि लो कास्ट के थे उनको कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी। अपर कास्ट के लोग उनको अपॉर्चुनिटी नहीं देते थे। तो अगर वो अपनी जीने के लिए, जो जमींदार होते थे वो अपनी इनके आगे जो है बहुत ज़्यादा परेशानियाँ खड़ी करते थे। तो वहाँ पे जॉब्स भी नहीं थी और आर्मी भी उन्हें परेशान करती थी। तो इस तरीके से मेहर नाम के जो लोग होते थे इनसे लोग बहुत ज़्यादा नफरत करते थे, क्योंकि ये अनटचेबिलिटी के अंतर्गत आते थे, इनको छूते भी नहीं थे। तो B.R. अम्बेडकर जी ने जो है अपनी लीडरशिप में एक दलित मूवमेंट चलाया था, जो कि आर्मी स्कूल से पढ़े हुए थे। इन्होंने मांग की थी इक्वलिटी एंड जस्टिस की। उन्होंने कहा कि सभी प्रकार के, चाहे लोअर कास्ट के लोग हो चाहे अपर कास्ट के लोग हो, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ एंड जस्टिस,
और सभी लोग समान हैं और सभी लोगों को समान रूप से इक्वल रूप से समाज में अधिकार मिलने चाहिए। इसी में सतनामी मूवमेंट चला है सेंट्रल इंडिया में, जिसके लीडर हुए हैं घासीदास। इन्होंने लो कास्ट के ऊपर जो लेदर वर्कर थे, मोची लोग होते थे, उनके लिए भी बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट की बात की, सोशल स्टेटस को उनको बढ़ाने की बात की। हरिदास ठाकुर मटुआ जो थे, ये सेकंड वर्कर थे इनके साथ में, जो लो कास्ट के लिए चंदाला कल्टिवेटर्स के साथ थे। केरला में इन्होंने बहुत बड़ा एक आंदोलन भी किया था। श्री नारायण गुरु जो थे, इन्होंने लोगों की एकता के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि सभी समाज के लोग जो है वो सिंगल सेक्टर में या कास्ट में तभी एक जैसे हो सकते हैं जबकि उनको एक ही जैसे अधिकार दिए जाएं। जितने भी सेक्टर्स में पाए जाने वाले लीडर्स हैं वो सारे के सारे लो कास्ट की तरफदारी करते थे और उन्होंने जनता से अपील की कि सभी लोग जो है लो कास्ट के लोगों के लिए काम करें और जो भी चेंजेस अगर आपको चाहिए समाज में तो लो कास्ट और अपर कास्ट दोनों के लिए ही एक जैसे होने चाहिए। इससे कि लोअर कास्ट, अगर अपर कास्ट लोअर कास्ट वालों का साथ देगी तो लोअर कास्ट के लोग जो हैं पीपल्स, वो अपने आप में एक स्टीम यानी कि एक सेल्फ रिस्पेक्ट फील करेंगे। फिर आता है गुलामगिरी। गुलामगिरी जो है एक लो कास्ट लीडर थे ज्योतिराव फूले। इन्होंने एक बुक लिखी थी गुलामगिरी, और ये एक क्रिश्चियन मिशनरी के स्कूल में पढ़े थे और जब बड़े हुए तो उन्होंने अपना आइडिया को डेवलप किया और उन्होंने कहा कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं कास्ट सोसाइटी में, उनके साथ इनजस्टिस होता है। इन्होंने ब्राह्मणों पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये आर्यंस मानते हैं अपने आप को और ये आर्यंस जो है वो फॉरेनर्स थे जो कि बाहर से आए थे। लेकिन इन्होंने कहा कि हमारे सब कॉन्टिनेंट, हमारे भारत देश से प्रायद्वीप में जो वहाँ पर लोग रहने वाले हैं वहाँ के लोगों को इन्होंने सब्जुगेट कर लिया है और जो बाहर से आए हुए आर्यन हैं इन्होंने उस पर अपना आधिपत्य कर लिया और यहाँ की जो जनता है जो यहाँ की रहने वाली है उसको इन्होंने बाहर का मान लिया। फूले ने यह कहा कि अपर कास्ट को कोई भी राइट नहीं है कि वो किसी भी बाहर देश से आकर के लैंड और पावर पर रियलिटी में अपना हक जमाए और जो यहाँ के स्वदेशी लोग हैं उनको लो कास्ट का माने। इस तरीके से सत्यशोधक समाज की स्थापना की इन्होंने। सत्यशोधक समाज जो था ये फूले ने बनाया था और इन्होंने जो भी कास्ट इक्वलिटी की बात इसमें की है। इन्होंने कहा कि जो मराठा हैं वो भी कंट्री साइड से ही और शूद्रा भी यहीं पर लेबरिंग कास्ट है। तो 1873 में फूले ने एक बुक लिखी गुलामगिरी, जो कि स्लेवरी के ऊपर लिखी गई थी, दास प्रथा के ऊपर। 10 साल के बाद इसमें अमेरिकन सिविल वॉर होने लग गई, हमारे देश से बहुत सारे लोग गए और इन्होंने अमेरिका की स्लेवरी के बारे में भी इसमें लिखा। ये बुक को इन्होंने डेडिकेट किया है। तो इस तरीके से बच्चों हम देखते हैं कि ये काफ़ी कुछ हुआ इसमें। और अंबेडकर जी ने 1927 में दलित समाज के लिए बहुत बड़ा काम किया और उन्हें अपने मतलब इन्होंने LLB कर रखी थी और उसके बाद इन्होंने वकालत पढ़ने के बाद में महर समाज के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत ज़्यादा डिमांड रखी। दलितों के लिए, जैसे कि दलितों को पानी भरने नहीं दिया जाता था और टेंपल में जाने नहीं देता था, उनके लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया। और उसके बाद में 1927 से 1935 के बीच में इनका मूवमेंट चला कि प्रेजुडिस हटाया जाना चाहिए। अब आता है नॉन ब्राह्मण मूवमेंट। नॉन ब्राह्मण मूवमेंट में एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है द्रविडन रेशियंस। इसमें आते हैं EV रामास्वामी नायकर। EV रामास्वामी नायकर एक कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। इनको मिडिल क्लास फैमिली का माना जाता है। इन्होंने संस्कृत के कई सारे स्क्रिप्चर्स भी बाद में लिखे हैं। इन्होंने पेरियार ग्रुप से ये बिलोंग करते थे, जो सेल्फ, इन्होंने कहा कि ये कन्नड़ थे और नहीं केरला के थे और इन्होंने कहा कि पेरियार लोगों को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा मूवमेंट करने की ज़रूरत है। और इन्होंने अनटचेबिलिटी के खिलाफ मूवमेंट भी किया, द्रविड़ कल्चर को बढ़ाने की बात की तमिल में। और अनटचेबिलिटी की बात करते हुए इन्होंने बाद में सोशल इक्वलिटी की बात भी की। हिंदू स्क्रिप्चर्स लिखे, कोड्स ऑफ मनु, और उन्होंने कहा कि जो बहुत पुराने हमारे ग्रंथ हैं जैसे मनु स्क्रिप्ट है, उसमें भगवत गीता और रामायण में सभी जगह लिखा गया है कि कोई भी कास्ट जो है वो ब्राह्मण उसमें क्या कहते हैं कि ऊपर अथॉरिटी मानी गई है, लेकिन ये विमेंस के ऊपर या मेंस के ऊपर कोई बहुत बड़ी अथॉरिटी नहीं है। यानी कि ही सेड दैट दिस टेस्ट हैज़ बीन यूज टू एस्टैब्लिश अथॉरिटी ऑफ ब्राह्मण्स। मतलब उन्होंने कहा कि ये जितने मनुस्क्रिप्ट्स हैं, रामायण है, महाभारत है, इसमें ब्राह्मणों को ऊँचा इसलिए दिखाया गया कि ब्राह्मणों ने अपनी अथॉरिटी बना ली थी और उन्होंने अपने हिसाब से इसको मोल्ड कर दिया है ग्रंथों को और उसमें अपने आप को बहुत बड़ा दिखाया है। असर्शन डिड नॉट गो चैलेंज अनचैलेंज। इसके बाद इसका बहुत विरोध हुआ। हिंदू धर्म सभा में भारत धर्म महामंडल एक उत्तर भारत में स्थापित किया, सनातन धर्म सभा भी स्थापित की गई है, जिसमें ब्राह्मण समाज को बंगाल में ज्वाइन करते हुए वहाँ पे लोअर कास्ट के लोगों ने भी कई सारे डिबेट्स दिए, स्ट्रगल किया कॉलोनियल पीरियड के टाइम पर।
तो बच्चों ये चैप्टर अब यहीं ख़त्म होता है। इसमें देखिए बहुत सारे लोग हैं, जिसमें ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन रॉय की बात की गई है, केशव चंद्र फूले की बात की गई है, हेनरी डिरोजियो हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, सैयद अहमद खान है। तो इस तरीके से बच्चों ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड विद दिस लेसन। प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड अगेन you watching that you have well understand with this lesson. And in my next video I will come back soon. Till then, goodbye, subscribe my channels, and please share my videos too. Okay, bye bye.